बिल्कुल, तो ये कॉल आपके लिए आती हुई, और नजर डालिए आप आईसीआईसीआई बैंक पे, क्योंकि यहां पर एक ब्रेकडाउन मुझे होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको देखिए पहले भी कह रहा था, आईसीआईसीआई एसबीआई इन दो पे खास तौर पे नजर रखिए। दिन का लो तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ते हुए इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखाई दे रहा है पिछले हफ्ते भर के। चंदन, क्या एक शॉर्ट ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक पे देखते हैं आप? सारे बैंकिंग काउंटर प्रेशर में और आईसीसी बैंक अभी कुछ दिन पहले एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना था। 3-4 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। ऊपर में यहाँ पे 300 की जोड़ में रहेगी वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकनेस बढ़नी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि काउंटर में अब 303 के आसपास का रेजिस्टेंस है और उसकी वजह से नीचे में 275 278 तक के रिसेंट स्विंग लो के डाउन साइड बनते हुए नजर आने। जैसे बैंक देखिए तेजी से फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है, और यही हाल बाकी सबका हो रहा है। एनबीएफसीज पर भी नजर रखिएगा। ऐसी एनबीएफसीज जिनका अभी से ही मोरेटोरियम बुक का 90% या 70% या 80% हो चुका था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने देखिए इस तरह की बात की थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने देखिए 75% पहले ही देखिए दिखाया था कि उनका लोन बुक का मोरेटोरियम चला गया है। तो ये मोरेटोरियम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये एक डर है देखिए जो बैंकिंग स्टॉक्स को इस समय सता रहा है। और ये अगर रिलीफ मिलती तो शायद अच्छी बात होती, लेकिन नहीं मिली है, तो आज एनबीएफसीज में और तेज प्रेशर देखने को मिला है। सबसे कम बजाज फाइनेंस का है एनबीएफसीज में। देखिए बुक ऑफ मोरेटोरियम 25% के आसपास की देखते हैं वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जिनका जितना बड़ा मोरेटोरियम उतना खराब खबर। ये लीजिए, इनका तो कम मोरेटोरियम है, ये भी फिसल रहे हैं, तो सब फिसल रहे हैं। 30% के आसपास का बुक का मोरेटोरियम आईसीआईसीआई बैंक का है प्रदीप, और देखिए इसीलिए वो फिसल रहा है। एक्सिस बैंक का 25%, कोटक बैंक का 26%। तो मोरेटोरियम कितना है बुक का एज ऑफ नाउ, उसके ऊपर नजर होगी, और ये और बढ़ेगा और ये प्रोविजनिंग और ज्यादा करेंगे। ये एक डर इस समय बैंकिंग स्टॉक्स को सुता रहा है। चलिए अतुल जोशी साहब को जोड़ते हैं, वो सीईओ हैं ऑयस्टर कैपिटल के। जोशी साहब स्वागत है, बताइए आप कैसे देख रहे हैं इन स्टेटमेंट्स को? मोरेटोरियम बढ़ना आम आदमी के लिए बहुत अच्छी खबर है, लेकिन बैंक्स थोड़े से नर्वस हैं। नहीं, इसके दो पहलू हैं। अगर हम कॉर्पोरेट के हिसाब से देखें तो ये हाफ हार्टेड मैं मानूंगा। ये मेजर अच्छा है इंटेंशन के हिसाब से, अनाउंसमेंट के हिसाब से। लेकिन जो एक्सपोर्ट क्रेडिट वगैरह के जो इन्होंने अनाउंसमेंट किए हैं कि 1 साल से बढ़ के 15 महीना होगा, लेकिन उसमें डिसबर्समेंट की डेट तो 1 जुलाई रख दी है। अब 1 जुलाई तक कितने बिजनेसेस चालू होंगे, कितने परसेंटेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, कितना धंधा कर पाएंगे, ग्लोबली कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो सारा इन्होंने मद्देनजर नहीं रखा है। बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम दी है। एक्सटेंशन अच्छी चीज है, लेकिन डिसबर्समेंट की टाइम फ्रेम 1 जुलाई हाफ हार्टेड में मानूंगा। इसकी ज्यादा इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बड़ी नहीं पड़ेगी। जब तक की सवाल है बैंकों का, बैंकों के लिए डेफिनेटली एक नेगेटिव है कि जैसे ही एक्सटेंशन बढ़ता है उनके लिए प्रोविजनिंग शायद बढ़ जाएगी। लेकिन एसेट क्लासिफिकेशन को भी आरबीआई ने थोड़ा आगे बढ़ाया है, तो प्रोविजनिंग डायरेक्टली नहीं बढ़ेगी। लेकिन जो इश्यू आएगा अपने को ये आएगा कि 6 महीने का इंटरेस्ट फाइनेंस एफआईटीएल में कन्वर्ट हुआ है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन में। उसका रिपेमेंट भी 31 मार्च 2021 के पहले करना है। अगर नहीं हुआ तो वो भी एक एनपीए में आ जाएगा, उसका भी प्रोविजनिंग। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आरबीआई ने शॉर्ट टर्म में रखी हैं। या तो बिजनेस चालू हो जावे सडनली 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम 2 महीने में कर पाए, तो ये सारी चीजें ठीक है। मेरे ख्याल से काफी कंजर्वेटिव रही है टाइम फ्रेम के ऊपर, खास करके रिपेमेंट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से बैंकों को अभी तो कुछ प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 31 मार्च तक काफी सारे अकाउंट्स, खास करके एमएसएमई, वो स्लिप हो जाएंगे एनपीए की तरफ। अनलेस की कोई सेकंड राहत मिल जाए आरबीआई की तरफ से तो ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से स्लिपेजेस 31 मार्च को बहुत ज्यादा दिखेंगे। और अभी जो है सिचुएशन, एमएसएमई मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्लान के अंडर है एमएसएमई, वहां पे भी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आरबीआई ने जो 17 अप्रैल की जो गाइडलाइन दी थी, उसमें 3 महीने का मोरेटोरियम पीरियड दिया था कि रेजोल्यूशन प्लान के अंदर आप ऑलरेडी हैं, आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, तो सिर्फ 3 महीने की राहत मिली थी, वो 6 महीने कर दी। लेकिन स्ट्रेस्ड अकाउंट को अगर बाहर आना है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनना है, जो आरबीआई की खुद की गाइडलाइन है बिल्कुल। कि उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। विच मीन्स की रेजोल्यूशन प्लान वाले सारे अकाउंट फिर से एनपीए बन जाएंगे। तो बहुत सारी टाइट टाइमलाइंस आरबीआई ने की है। जी। एक थोड़ा सा लंबा सा इन्होंने टाइम फ्रेम देना चाहिए था।
जी जोशी साहब, आपने जो बात करी एनपीएस बढ़ने की, वो ज़रूर चिंता का विषय है और वो आपके सामने खासकर बैंकिंग स्टॉक्स पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से झलकता हुआ दिख रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले 3 दशक से बाजार को बहुत करीब तरीके से देख रहे हैं। सुदीप जी, आपने सुना गवर्नर साहब ने क्या क्या बताया और जिस हिसाब के लीड इंडिकेटर्स की चर्चा करी वो वाकई चिंताजनक है। अब आप बताइए, अगर कोई रिटेल निवेशक आपकी तरफ देख रहा हो, किस हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल करेंगे? क्या गोल्ड का कंपोनेंट बढ़ाएंगे, क्या फिक्स्ड इनकम बढ़ाएंगे, और अगर इक्विटी में कदम रखेंगे तो वो कौन से सेक्टर्स होंगे? शैल जी, इक्विटी में अगर कदम रखना है तो जिन सेक्टर में हम लोग करीब पिछले 2-2.5 महीने से बात कर रहे हैं उसी में निवेश करने का सलाह देंगे। एक फार्मा में सिलेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देंगे, क्योंकि हम लोगों को लगता है फार्मा हेल्थ केयर एज ए सेक्टर अगला 2-3 साल बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हैं जहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा फुल लग रहा है, पर ऐसे भी बहुत काउंटर्स अभी भी अवेलेबल है जहाँ पे निवेश करना निवेशक के लिए 1 ईयर प्लस टाइम होराइजन के हिसाब से सही रहेगा। कुछ और सेक्टर्स जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छे दिख रहे हैं, डिमांड आते हुए दिख रहे हैं जैसे जैसे लॉकडाउन रिलैक्स्ड हो रहा है, उनमें से एक सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, सीमेंट। सीमेंट में कुछ नतीजे भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि आशा जो एक्सपेक्टेशन था उससे बेहतर आया है। तो सिलेक्ट सीमेंट काउंटर्स में भी ध्यान देने के लिए हम लोग कहेंगे। बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, तरह तरह के इनमें बिजनेसेस हैं और सब बिजनेस को वी कांट पेंट देम इन द सेम ब्रश। मैं गोल्ड लोन कंपनीज का जिक्र करूंगा जैसे मन्नापुरम, मुथूट वगैरह। यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट का या एनपीए का जो शंका है बाकी अनसिक्योर्ड लेंडर्स के मुकाबले में, वो बहुत हद तक अनफाउंडेड है, क्योंकि वहाँ पे गोल्ड एज ए सिक्योरिटी रहता है और वो बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है। तो मन्नापुरम, मुथूट जैसे काउंटर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। ये आरबीआई पॉलिसी के बारे में गवर्नर साहब ने जो अनाउंस किया, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि ये एक्सटेंशन तो होना ही था। जब 27 मार्च को पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ था कि 3 महीने का मॉरेटोरियम, तब एक्सपेक्टेशन था कि लॉकडाउन एक छोटी अवधि के लिए रहेगी, पर लॉकडाउन तो अभी 31 मई तक ही चल रहा है। तो कैसे लेंडर जिसको हमने मॉरेटोरियम दिया है उनका अभी भी बिजनेस चालू नहीं हुआ या पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ, हाउ विल ही रीपे ऑन 1 जून ऑनवर्ड्स? तो ये तो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट के लिए एक झटका है, क्योंकि जब जो एक्सपेक्टेशन है वो न्यूज में बदल जाता है तो एक थोड़ा नेगेटिव आता है, पर ओवरऑल आई डोंट थिंक देयर इज too much to worry. This is all been factored in over the last 2-3 months. और यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। We'll have to wait for जो कंटेजियन है कोविड, इसका कंटेन होना और जो लॉकडाउन का ग्रेजुअल लिफ्टिंग हो रहा है उसका पूरी तरह से निकल जाना, उसका इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल हमारे हिसाब से आरबीआई के ये अनाउंसमेंट में खास कुछ ग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। जैसे हम जानते हैं पॉलिसी रेट रिडक्शन एक इंडिकेशन है, ग्राउंड में इसका इंपैक्ट आने में बहुत टाइम लगता है। ठीक बात है। तो दीवान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछते हैं उनको क्या नजर आ रहा है। दीवान साहब, मैं देख रहा हूं टॉप